अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम माशाल्लाह से हड़प्पा साहिवाल में अपने एक बहुत ही अजीज़ और करीबी दोस्त द सर्वर गोट फार्म के ऑनर आमिर भाई के पास मौजूद हैं। आप सबसे मैं इनकी मुलाकात भी कराना चाहता हूँ। आप सब आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने और सुनने आँख से देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको आप थोड़ा सा तारुफ कराएं अपना। जी, तमाम देखने और सुनने वालों को द सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन साहिवाल से खुशामदीद कहते हैं। तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तारुफ जी, मैं 4 साल हो गए हैं, मैं क्लोज फार्मिंग कर रहा हूँ और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हूँ। प्रॉपर डाइट जो है उस पर काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जितना हर्ड है ये 8 बकरियों से अल्लाह ताला ने जो है हमें अता किया है। 8 से हमारा अब 101 का सफ़र हो गया। पहले 80 तक का था, अब मज़ीद अल्लाह ने बच्चे अता किए हैं, तो ये 101 तक का सफ़र हमारा 4 साल में हो गया। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत बहुत अच्छा। आज हम आपके पास आए माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा भी है। आप इन चीज़ों को, गोट मैनेजमेंट को, गोट न्यूट्रिशन को बड़े बेहतर तरीके से समझते भी हैं। अच्छा, हमारे ख़ास तौर पे कराची में और सिंध में जो लोग गुलाबी का या किसी भी बकरियों का जो शौक़ कर रहे हैं ना, उनके पास ना कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है और कुछ उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है जी। कुछ उनको ना चीज़ें गलत बताई गई हैं जी, जो उनकी प्रैक्टिस में आ चुकी हैं और अब वही कंटिन्यू होती जा रही हैं, जिसकी वजह से मुस्तकिल लोगों को नुकसान पे नुकसान हो रहा है। जी, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपने अपने तजुर्बों की बुनियाद पे यहाँ पर 4 साल के अंदर तजुर्बे कर करके जो चीज़ें आपने अपनी बेहतर की हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जी, उसमें से कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन करके लाया था। मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो द सर्वर गोट फार्म के यूट्यूब चैनल के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हो या वो हम फार्म के प्लेटफॉर्म पे इसको देख रहे हो, तो फ़ायदा इंशाल्लाह सबका होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो एक मोटी मोटी जितनी भी बातें एक आम तौर पे एक न्यू फार्मर को दरपेश होती हैं जब वो फार्मिंग करने के लिए जाता है, तो उनके सवालात, वो जो सवालात उनके जहन में होते हैं, उनके जवाब दिए जा सकें। सबसे पहला सवाल ये, क्या गोट फार्मिंग 2025 में अगर कोई एज अ बिज़नेस करना चाहता है, आप क्या समझते हैं कि वो एज अ बिज़नेस इसको कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए आपने इतने सवालात को मुरतब किया। तो तमाम भाइयों को मैं बताता चलूँ कि मैं भी सवाल पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, तो ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है या इसे कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है। बेसिकली हम खिदमत खल्क की नीयत से हम ये अपनी जो अकल है, अपनी जो फ़ाहम है और जो अल्लाह ताला ने हमें इजाफ़ा फरमाया और इसमें बरकत दी है, और मैं आज एक अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के कलील अरसे के अंदर एक प्रॉफिटेबल, एक हैप्पी फार्मर हूँ, गोट फार्मर हूँ। तो मैं वो बातें शेयर करना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने फॉलो किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियों से नवाजा। जी, अगर आप पूछेंगे ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल है अगर हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि आपकी फार्मिंग का 60%, 60% जो है वो डाइट है, बिल्कुल सही, ठीक है, और 20% आपके का नस्ल है और 20% आपका हाउसिंग है, महल्ले वकू है, आपकी मैनेजमेंट है, आपकी फार्म की जो है वो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक है वो है। तो 60% जो आपकी फार्मिंग का दारोमदार वो आपकी जानवरों की खुराक पर है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग गलती जहाँ करते हैं, मार जहाँ से खाते हैं कि वो जुमा 8 दिन नहीं होते, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 2 जमा 2 करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप को टाइम नहीं देते और वो जो है अपना हाथ दबाना शुरू कर देते हैं। जानवर महंगा खरीदने में उनको तकलीफ नहीं होती, खुराक महंगी देने में उनको मसला होता है। बिल्कुल। जब उनको ये उनमें आदत आ जाती है तो वो नुकसान की तरफ चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड करूं, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कही आमिर भाई ने। असल में हमारे पास लोग फार्मिंग के बिज़नेस के मॉडल से, फार्मिंग के शौक़ से इस शौक़ में या इस बिज़नेस के अंदर आते ज़रूर हैं, लेकिन चूंकि वो डाइट पे इतनी तवज्जो नहीं देते, डाइट प्रॉपर नहीं देते, तो उनका एंड ये होता है कि वो फिर ट्रेडर बन जाते हैं। वो फिर यही करते हैं कि बस वो फिर सेल परचेज पे लग जाते हैं, वो ख़रीदते हैं बेचते हैं, ख़रीदते हैं बेचते हैं, और उसी में वो अपना ROI निकाल रहे होते हैं कि यार मैंने इतने करोड़ रुपए लगाए तो अब चलो मैंने इतना तो निकाल लिया। वो ROI पे नहीं आ पाते, उनमें उसमें भी उनमें कई नुकसान हो जाते हैं। जब तक आप ये जो जानवरों को पालना नहीं सीखेंगे कि आपने उनका ख्याल किस तरह से रखना है, तब तक आप उस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात आमिर भाई ने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दी। इसमें मैं मज़ीद इजाफा करता चलूँ कि अक्सर लोग आते हैं जी, कहते हैं जी मेरे पास 10 लाख का बजट है, आमिर भाई बताएं मैं क्या करूँ। जी,
मैं उनसे पूछता हूँ आप कुछ तो तैयारी करके आए होंगे, आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। हाँ। वो कहते हैं मैं 9 लाख के जानवर खरीदूंगा, 1 लाख का फार्म बना लूंगा। मैंने कहा आप 101% फेल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जो परसेंटेज आप बता रहे हैं, इस परसेंटेज में आपने खुराक का तो हिस्सा ही नहीं रखा। ऐसा ही है। तो जानवर तो आप ले आएंगे, चाहे आप बहुत अच्छा जानवर भी ले आए, बहुत अच्छी जेनेटिक्स भी ले आए, ला के क्या करेंगे उसके साथ? ऐसा ही। तो जब आपने अपने फार्म की बजटिंग करनी है, अपने फार्म का मॉडल डिजाइन करना है, तो आप चलो 20% जेनेटिक पे नहीं खर्चना चाहते, आप 40% खर्च लें। आप शौक बहुत करना चाहते 50% खर्च लें, बाकी 50% जो बजट है वो आपने एलोकेट करना है उनकी डाइट के लिए। अगर आपने उनको इन दी लॉन्ग रन उनसे प्रोडक्शन लेनी है, ठीक है। अगर आप उस बजट अपना सारा जो है वो एनिमल परचेजिंग में लगा देंगे, फिर आप ट्रेड ही करेंगे, फार्मर नहीं बन सकते। फार्मर बनने के लिए आपके मुताबिक 60% हमने ग़िज़ा का ख्याल करना है। हाँ, कम से कम 50 से 60%। अच्छा, अब आमिर भाई मैं नया फार्मर हूँ और मुझे फार्मिंग करनी भी है। मैं 60% जो है वो इसका ख्याल भी रखूँगा, न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखूँगा। मैं 20% उसकी हाउसिंग का भी ख्याल रख लूँगा। मैं 20% उसके जेनेटिक्स के भी ऊपर ख्याल रख लूँगा। लेकिन अब मैं जब परचेजिंग के लिए जाऊँ, तो अगर मुझे शौक़ है गुलाबी नस्ल का, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं किस बेसिस के ऊपर अपनी परचेजिंग करूँ? आया मैं मंडियों से जाके एक नॉर्मल परचेजिंग करूँ, या मैं किसी सेंसिबल फार्म से जो जहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हों उनसे जाके मैं परचेजिंग करूँ? आप इस हवाले से क्या गाइड करेंगे? देखिए जी, गोट फार्मिंग के तकरीबन 4 से 5 मॉडल हैं। सबसे पहले आप इस बात का तयन करें कि आप किस मॉडल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपका मॉडल, चारों मॉडल थोड़े से जी, पहला मॉडल तो आपका हो गया मीट पर्पस में। मीट पर्पस भी आगे, यानी कि जिसे हम काटू कहते हैं, गोश्त वाला माल। गोश्त वाले माल की 2 बेसिक कैटेगरियाँ निकलती हैं और वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। देखने में आपको एक लगेंगी लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। पहली कैटेगरी आपकी बनेगी, आपने कसाई को अपना बच्चा गोश्त के लिए देना है। दूसरी कैटेगरी बनेगी, आपने बकरा ईद के लिए बच्चा तैयार करना है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? जो कसाई के लिए आपने बच्चा तैयार करना है, उसके बच्चे की खरीदारी से लेके उसकी खुराक तक आपने मुख्तलिफ देंगे आप, और जो आपने बकरा ईद के लिए करना है उसको आप मुख्तलिफ करेंगे। उसकी वजह यह है कि ख़ास उम्र के बाद बच्चे की फीड इंटेक ज़्यादा होती है और ग्रोथ वहीं पे होती है, तो वो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो फिर बकरा ईद पे आपको उस लिहाज से मुनाफा नहीं होगा। तो ये उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं खुराक के अंदर भी। पहले 6 महीने हाथ रोकने बिल्कुल बेवकूफ़ी है, आपको हाथ बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जहाँ पे वो 6 महीने का बच्चा आपने कसाई को दे देना, यहाँ आपने आगे जो अगले 6 महीने हैं जो आपने बकरा ईद के लिए आपने तैयारी करनी है, वहाँ आपने अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करना है, डाइट को आपने बेहतर करना है कि ये मैंने बकरा ईद पे देना है। अब ये बच्चा 6 महीने का अच्छी डाइट पे 40 किलो का हो गया है। अब ये डेली कम से कम 2 से 3 किलो डाइट ले रहा है और ग्रोथ वही 200 ग्राम दे रहा है। कहाँ वो पहले 100 ग्राम खा के 200 ग्राम दे रहा था, अब 2 किलो खा के दे रहा है। तो आपने उसकी जो अपनी बजटिंग है उसको आपने कंट्रोल करना है। इस लिहाज से ये मीट पर्पस में 2 सेपरेट आपका बिजनेस मॉडल बन जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है डेयरी मिल्क पर्पस, ठीक है। गोट का जो मिल्क पर्पस काम है उस के अंदर 2 सब कैटेगरीज आती हैं। पहली, आप प्योर मिल्क एज इट इज सेल करते हैं। सेकंड, आप वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन में कॉस्मेटिक है, वैल्यू एडिशन में ये आपका कपड़ा है, जिसमें आप उसमें फिर गोट आप अंगूरा या कश्मीर कोट्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल होती हैं। वैल्यू एडिशन के अंदर जो है पनीर है, गोट चीज़ दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी चीज़ है। वैल्यू एडिशन के अंदर कॉस्मेटिक के अंदर फेस वॉश है, साबुन है जी, और फिर वैल्यू एडिशन के अंदर देसी घी और दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट बेस्ड, तो ये वो वैल्यू एडिशन आ गई। ये आ गया डेयरी सेगमेंट, सही है। ये प्रोडक्शन का दूसरा मॉडल आ गया। अब जब आप इसके लिए करेंगे तो आपकी एनिमल की सिलेक्शन डिफरेंट होगी। इवन के डेयरी और मीट वाला एनिमल की जो उसके खवास होते हैं, जो खसूसियात होती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। उसका बैरल और तरह का है, उसकी टांगें और तरह की हैं, उसका स्ट्रक्चर और तरह का होता है, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है। जहाँ जिस तरह मिसाल के तौर पे जो गोश्त वाला जानवर है वो हम मोटी खाल वाला लेंगे, तो दूध वाला जानवर कतरे हम बारीक खाल वाला लेंगे, वो ज़्यादा वजनी एनिमल नहीं होता, ठीक है। उसकी सिलेक्शन डिफरेंट हो गई। इसी तरह फिर तीसरा मॉडल जो इसका मेन आ जाता है वो है ये शौकीनों वाला, जिसे शौकीन के नाम पे हम लोगों ने कर दिया कि ये शौकीनों वाला। दुनिया है इसको ब्रीडिंग सेंटर कहती है, ब्रीडिंग कहती है, ठीक है। अब ब्रीडिंग सेंटर और शौकीन में बड़ा फ़र्क है। ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीड इम्प्रूवमेंट होती है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट के क्राइटेरियाज इंटरनेशनली बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट के अंदर आप FCR पे काम करते हैं, फीड कन्वर्जन रेशो।
कि ये जानवर इतनी फीड खा के कितना दूध दे रहा है, कितनी फीड खा के कितना गोश्त दे रहा है। मैं आपको सैनन की मिसाल से समझाता हूँ। सैनन 50 केजी से ऊपर जाती ही नहीं है। सही। उसका वजन है ही नहीं, वो वजन उठाने वाली है ही। वो है मिल्क पर्पस। अब हमारी बकरी 100 केजी तक भी चली जाती है। अब होगा क्या? अव्वल तो हमारे पास सैनन जितना दूध उतने लंबे अरसे के लिए है ही नहीं। सही। हमारी बकरी दूध देगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम करती जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। सैनन ने आपको 11 महीने लगातार दूध देना। ठीक है, एक तो लैक्टेशन पीरियड हमारा वो नहीं है। अगर हम ऐसी बकरी तैयार कर भी लें जो सैनन जितना दूध दे और सैनन जितनी लंबा ज्यादा अरसे के लिए दे, फिर भी हम सैनन से निचली से ब्रीड में नीचे रहेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि हमारी 100 किलो की बकरी 3 किलो की एवरेज दे रही होगी, वो 50 किलो की बकरी 3 किलो की एवरेज दे रही होगी, तो 1.5 किलो बच गया हमारे तकरीबन। वो अब 2 सैनन मिलके कितना देंगी? वो मतलब जाहिर सी बात है हमारी, हाँ, वो 2 सैनन होगी 100 किलो की। जी जी। अब वो 2 सैनन देंगी शाम को 6 किलो, हमारी एक बकरी शाम को देगी 3 किलो। हम FCR में फिर हार गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। 100 के FCR नहीं आएगा कि वो फीड जो खाई थी उसको कन्वर्ट 100 किलो के जानवर ने 100 किलो के हिसाब से फीड खानी, बॉडी वेट के हिसाब से खानी। जी सही है। ठीक है, इसलिए स्पेशलाइज ब्रीड्स होती हैं। हमारी जितनी ब्रीड्स हैं वो हैं डुअल पर्पस ब्रीड। अच्छा, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे पूरा जितना एरिया है ना, इसमें हम काओ में आ जाए, चाहे हमारी साहिवाल काओ है, चाहे हम गोट में आ जाए, हमारा सारा एरिया जो है वो अल्लाह ताला ने डुअल पर्पस ब्रीड बनाई है। डुअल पर्पस ब्रीड जो है वो गोश्त के लिए भी काम आती है और दूध के लिए भी काम आती है। अक्सर लोग ज्यादती कर जाते हैं, हमारी ब्रीड का मुकाबला ही नहीं बनता, ना सैनन के साथ ना बोयर के साथ। क्रिकेट की मिसाल देता हूँ आपको, क्योंकि आजकल लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो लोगों को मिसाल बड़ी जल्दी समझ में आती है कि आप एक ऑलराउंडर का मुकाबला ओपनर के साथ कैसे कर रहे हैं, या एक बैट्समैन के साथ। ना ऑलराउंडर का मुकाबला बैट्समैन के साथ है, ना ऑलराउंडर का मुकाबला बॉलर के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो दोनों काम करके दे रहा है ना। ठीक है, तो ऑलराउंडर जो होता है वो इधर से भी दे रहा होता है फायदा, उधर से भी दे रहा होता है। हाँ, जो प्योर गोश्त वाला है ना, वो गोश्त प्योर गोश्त वाले के मुकाबले में दे रहा है, ना वो प्योर दूध वाले के मुकाबले में दूध दे रहा है, लेकिन वो दोनों चीजें दे रहा है। सही। तो हम ऑलराउंडर हैं। हमारे पास कोई स्पेशल ब्रीड नहीं है। अच्छा। स्पेशलाइज ब्रीड नहीं है। अल्लाह ने हमारी सारी ब्रीड जितनी बनाई है हमारी डुअल पर्पस बनाई है, चाहे वो बीतल है, चाहे वो गुलाबी है, चाहे वो हमारी कमोरी, चाहे जो भी है। जो ब्रीड गोश्त में 2 मन तक चली जाती है और साथ दूध भी देती है, वो डुअल में ही आती है। जो सैनन है वो 50 से ऊपर नहीं जाएगी, वो गोश्त वाली है ही नहीं, वो दूध देगी, गोश्त नहीं देगी। और इसी तरह जो बोयर है वो जो है वो आपको दूध नहीं देगी। बोयर का तो 1 महीने में दूध खत्म हो जाता है, उसके नीचे दूध ही नहीं होता, वो सिर्फ गोश्त के लिए। सही। अच्छा, आया क्या गुलाबी बकरियों में ये बात मशहूर है कि आम तौर पर कि गुलाबी बकरियों में दूध नहीं होता। आप 4 साल से गुलाबी बकरियां आपने रखी हुई है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? क्या गुलाबी बकरी में इतना भी दूध नहीं होता कि वो अपना बच्चा पाल सके और हमें उसके लिए बाहर से भैंसों का दूध पिलाना पड़े और गायों का दूध पिलाना पड़े? माशाल्लाह मेरी पीछे बकरियां खड़ी हैं, पहले बकरियों ने 2-2 बच्चे दिए हैं, किसी ने 3-3 भी दिए हैं, और बच्चों को दूध पिला के मेरे पास इजाफी दूध है जो मैं अपने रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल बात वो ये है कि जब आपको डाइट का नहीं पता, एनिमल सिलेक्शन का नहीं पता, प्रॉपर प्रोटोकॉल का नहीं पता, फिर इस तरह के मामला होते हैं। जब आपने उसको जब वो क्लोजअप में गई है, टेक्निकल वर्ड है क्लोजअप में, प्रेगनेंसी का आखिरी महीने को क्लोजअप कहते हैं, जब वो डिलीवरी के पास होती है, नियर टू पार्चुरेशन होती है। मैं इस सवाल की तरफ आऊंगा अभी। हाँ, तो उधर कैसे उसकी देखभाल करनी है। जब वो डिलीवरी कर जाएगी तो फिर कैसे देखभाल करनी है। हिंट के तौर पे बता दूं, डिलीवरी से 1 महीना पहले और डिलीवरी के फौरन बाद मुतजाद खुराकें चाहिए होती हैं। सही। जब आपने वो जो चीज़ें वो नहीं करेंगे फिर वो बकरी दूध नहीं देगी। जब नहीं देगी तो फिर आप बच्चा कैसे पालेंगे? फिर सारी फार्मिंग वो आपका हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह एक कार्ड निकलेगा और सारे कार्ड्स नीचे गिरते हैं। अच्छा, एक हमारे पास ना हमने एक बात सुनी भी और ये बात मशहूर है कि भाई गुलाबी बकरी का जो बच्चा है ना, वो कम से कम भी आपने उसको 3 से 4 किलो दूध पिलाना है। ये मतलब मुझे एक बात ये समझा दें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक छोटा बच्चा जो मिसाल के तौर पे 5 केजी के वेट पे पैदा होता है, उसको उसके बॉडी वेट का कितना परसेंटेज अच्छा पालने के लिए उसको दूध पिलाना चाहिए?
पहली बात तो ये है कि 5 kg तो मेरी फार्म पे वजन आता है माशाल्लाह, और मैंने अक्सर भाइयों से पूछा तो उनका कम ही आ रहा है। नहीं बिल्कुल 3.5 3 ढाई हाँ। इस तरह से वजन आता तो है। अगर हम जो लोगों का आ रहा है उस पर बात कर लें तो 3 किलो का, क्योंकि उसमें फिर इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं बात कर रहा सही। हूँ। अगर लोगों का अमूमन 3 किलो जी वजन आ रहा है बच्चे का, 3 किलो वजन पे पैदा होने वाले बच्चे को 300 ग्राम दूध डेली चाहिए, 24 घंटे में सिर्फ 300 ग्राम चाहिए। और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप चलें तो ये इसे कहते हैं बॉडी वेट का 10%। 3 किलो 10% ऑफ 3 किलो इज 300 ग्राम्स। बिल्कुल ठीक है। अब वो 300 ग्राम आपने, बच्चा जब भी को पैदा होता है ना, उसका मैदा ज्यादा दूध नहीं डाइजेस्ट कर सकता, उसको आपने थोड़ा 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 करके देना होता है। तो इंटरनेशनली भी जो बॉटल फेड होते हैं जी, वो हर 3 से 4 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाया जाता है, दिन में 6 दफा पिलाया जाता है। अब अगर 3 साढ़े 3 किलो का बच्चा है और आप दिन में 6 दफा दूध पिला रहे हैं तो एक टाइम में आपने 50 सीसी दूध देना है। सही। 50 सीसी दूध एक सुरंज में आ जाता है, 50 सीसी वाली। बिल्कुल। इससे ऊपर दूध उसे चाहिए ही नहीं। अब क्या होगा, मैंने भूखे बच्चे मरते नहीं देखे, ओवरफेड बच्चे मरते देखे। बिल्कुल।